नमस्कार, मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। सभी प्रेमी मित्रों को नमस्कार। अभी चल रही है कहानी अथ श्री नवल नारायण कथा। नवल नारायण जो कलिजुग के बड़े ही प्रतापी राक्षस हुए हैं, उनकी कहानी चल रही है और उनकी कहानी का 2 अध्याय मैंने आपको बड़ा बाबू पार्ट 2 में सुनाया। एक बात बताना भूल गए, बड़ा बाबू उपन्यास के जैसे जैसे अध्याय समाप्त हो तो उसमें जैसे पहला अध्याय समाप्त हुआ, पहला अध्याय वहां पे तब समाप्त हुआ था जब श्री नवल नारायण जी का जन्म हो गया था। आपको याद होगा, कुत्ते रो रहे थे, सियार बोल रहे थे, गौशाला की गायें उछल कूद करने लगी थी। आधी रात का समय था, पूस अमावस्या की आधी रात को, और ऐसे में नंग धड़ंग नवल नारायण दत्त बाबू के यहां जन्मे थे और उनके जन्म लेने से पहले ये सारे अपशकुन होने लगे थे। कुत्ते जोर जोर से रो रहे थे, चारों ओर सियार रो रहे थे, गौशाला की गायें रम्हाने लगी थी जोर जोर से आधी रात को, जो कि सामान्यतः सोती रहती हैं, क्योंकि उनको पता चल गया था कि धरती पर एक बहुत बड़े राक्षस का आज जन्म हुआ है। तो जहां पे नवल नारायण जी के जन्म का अंश खत्म हुआ था, वो अध्याय 1 वहां पे खत्म हो गया था और उसके बाद जो कहानी मैंने आगे बढ़ाई वो अध्याय 2 में था। मैं आपको वहां पे डिफरेंशिएट करना भूल गया था उस दिन, और बाद में अल्पना जी ने बताया कि आपने ये डिफरेंशिएशन तो किया ही नहीं। और एक दूसरी बात, डिफरेंशिएशन करना इसलिए जरूरी है कि जब जब नवल नारायण की कथा समाप्त हो, पहला अध्याय समाप्त हो, दूसरा अध्याय समाप्त हो, आगे के कई अध्याय जो चलते रहेंगे, जैसे जैसे समाप्त हो, तो जो अच्छे लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, जिनके मन में समाज के प्रति अच्छी भावना है, जो अपने आप को अच्छा समझते हैं, जो गलत का विरोध करते हैं, जो चाहते हैं कि समाज में किसी भी प्रकार के अन्याय को हम सहन नहीं कर सकते और उसकी सजा मिलनी चाहिए, तो जो ऐसे लोग हैं वो जैसे ही कथा समाप्त हो नवल नारायण को लानते भेजिए और कम से कम गिन करके आपको जो मुंह में आए वो 5 गालियां दीजिए। और वो लोग जो खुद भी ऐसे कर्मों में लिप्त हैं, वो लोग भी कहानी सुनेंगे इसकी, और वो लोग भी इस कहानी को देखेंगे, क्योंकि आज समाज में ऐसे लोगों का भरमार है। तो वो लोग क्या करेंगे, चूंकि नवल नारायण ऐसे ही लोगों के देवता हैं, तो आप लोग नवल नारायण की जय, नवल नारायण की जय, नवल नारायण हम पर भी कृपा करें, आप ऐसा कहें। तो इस कहानी को सुनने से आप दोनों को लाभ है। जो नवल नारायण जैसे लोग हैं और जो नवल को नारायण सच में आज के समय में मानेंगे, और जो खुद भी अपने आप को जोड़ेंगे कि जो ये कहानी में बताया जा रहा है नवल नारायण बिल्कुल हमारे देवता हो सकते हैं, तो आप ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति वाले जो व्यूअर्स हैं, जो पाठक हैं, वो नवल नारायण की जय जयकार करें, ताकि नवल नारायण आपके ऊपर प्रसन्न हो और आपके ऊपर कृपा बरसे। और जो लोग सत्य के रक्षक हैं, जो लोग सत्य के प्रति अपनी भागीदारी समझते हैं, जो लोग सत्य के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझते हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें नवल नारायण को लानते भेजना है। लानत है, लानत है, नवल नारायण तुझ पे लानत है, तेरे जैसे हरामखोर पे लानत है, नवल नारायण तुझे लानत है। ये कहते हुए आपके मुंह में जो भी 2-4 भद्दी से भद्दी गालियां आए, वो आप नवल नारायण को अध्याय की समाप्ति पर दे दीजिएगा। चलिए आज की कथा पर आते हैं, अध्याय 3 पर। दूसरे अध्याय को जहां मैंने समाप्त किया था, रंजन जी को लघु शंका लग गई थी और जनार्दन जी, जनार्दन चाचा और संजय भैया कथा को सुन रहे थे और नवल नारायण के जन्म की कथा को सुनकर के
संजय भैया और जनार्दन चाचा ने वही किया। लानत है नवल नारायण, तुमको लानत है। दूसरा अध्याय जब समाप्त हुआ, और दूसरा अध्याय समाप्त हुआ था तो हमने आपको बताया था कि 13 साल की उम्र में गदाईपुर गांव में एक पनेरी की बिटिया को नवल नारायण जी ने उसके साथ कुकर्म किया था, और वो जब मां बनने वाली थी तब इनका कृत्य खुल गया था। उसने अपने मां पिता से बताया कि हमारी इस परिस्थिति का जिम्मेदार कौन है। तब नवल नारायण जी के दादाजी तक ये बात पहुंची, और फिर नवल नारायण जी के दादाजी को कानूनी कार्रवाई से नवल नारायण को बचाने के लिए, दत्त बाबू के इस बड़े सुपुत्र को बचाने के लिए काफी भारी रकम जुर्माने में दे करके उस गरीब पनेरी परिवार का मुंह बंद करवाया गया। अब उसके आगे की घटना यह है कि उसकी इज्जत बचाने के लिए उस परिवार ने पैसा तो ले लिया था, उस पनेरी के परिवार ने, लेकिन एक कुंवारी लड़की को जो उसके घर में थी और उसका गर्भपात कराया जाना जरूरी था और अपनी इज्जत को भी छुपाना था, तो उस क्रम में उस लड़की की भी मृत्यु हो गई। और जब उस लड़की की मृत्यु हो गई तब चुपके से दत्त बाबू ने सोचा कि और भी गांव में बवाल न बढ़ जाए, तो सबसे पहला काम इन्होंने किया कि नवल नारायण को घर से भगा दिया। अब नवल नारायण जी घर छोड़ करके भाग गए। अब नवल नारायण जी घर छोड़ करके पहले तो अपने मामू के घर गए, और वहां के बाद दत्त बाबू नवल नारायण जी के एक फूफा थे, वो ट्रक चलाते थे और गया में रहते थे। तो दत्त बाबू अपने उस बहनोई के पास गए और बहनोई से निवेदन किया कि कुछ दिन नवल को अपने पास रखिए, गांव में ऐसा ऐसा मामला आया है, और ये नवला अगर गांव में रहा तो बहुत बड़ा बवाल करावेगा। अभी एक बहुत बड़े बवाल से किसी तरह बाबूजी ने जुर्माना दे करके परिवार को बचाया है, और नवल नारायण के लक्षण शुभ नहीं है, तो आप नवल नारायण को अपने साथ ट्रक पर रखिए। अब जैसा कि मैंने बताया, नवल नारायण की जो फूफा थे वो ट्रक चलाते थे, तो उनको ट्रक पर क्लीनर की जरूरत थी, और क्लीनर को हिंदी में खलासी कहते हैं। तो नवल नारायण अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके खलासी की नौकरी करने फूफा के साथ चले गए ट्रक पर। अब नवल नारायण जी के जो फूफा जी थे, उनका जो ट्रक का व्यवसाय था वो बिहार से बंगाल में चलता था। वो बिहार से सामान लेकर के बंगाल जाते थे, गया से, और गया से बंगाल के कई शहरों में जाते थे, और बंगाल से सामान लाद के वापस बिहार आते थे, और यही उनका रूट था, और यही उनके रूट की मैपिंग थी, और इसी रूट पर उनका ट्रक चला करता था। तो पता नहीं हमारे व्यूअर्स को कितनी जानकारी है नहीं है, पाठकों को जानकारी है नहीं है। जो ट्रक चलाने वाले लोग हैं, ड्राइवर होते हैं, इनमें से सभी तो नहीं, लेकिन अधिकतर गलत संगति में पड़ जाते हैं, और रास्ते में रुकते हुए कभी ढाबे पर, कहीं कुछ, कहीं कहीं और ये लोग काफी गलत धंधे में पड़ जाते हैं। और जो समाज में वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाला तंत्र काम करता है, उनमें इन ड्राइवरों की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। उनके ग्राहकों में ये जो ट्रक वाले ड्राइवर हैं, ये बहुत ही ज्यादा होते हैं। तब नवल नारायण के लिए तो सोने पे सुहागा हो गया। नवल नारायण जो काम गांव में छुप के करते थे, अब उन्होंने देखा कि फूफा जी के साथ रहते हुए, ट्रक पे खलासीगिरी करते हुए, जब इन्होंने देखा कि फूफा जी इधर उधर गाड़ी रोक करके जाते हैं और उनको ये समझने में वक्त नहीं लगा कि क्या करने जाते हैं, तो अब नवल नारायण अपने फूफा को ब्लैकमेल करने लगे
कहे हम भी घर में जाके फूफा को बता देंगे और अपने दादा को भी बता देंगे और अपने पिताजी को भी बता देंगे। अब फूफा जी तो जान ही गए थे कि नवल नारायण कौन सा जुर्म करके आए हैं। तो इनका मुंह बंद करने के लिए फूफा जी ने कहा कि देखो नवल, किसी को कहना कुछ नहीं है। तो नवल नारायण ने कहा था अपने साथ हमको भी ले चलिए जो आप करने जाते हैं। तो फूफा जी तो इनको बच्चा समझ रहे थे ना, 13 साल के। ये भूल गए थे फूफा जी कि ऐसा ही कृत्य करके नवल नारायण तो यहां आए हैं। अब फूफा जी अपने आप को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए विवश हो गए, अपने साथ नवल नारायण को भी ले जाने लगे। अब खलासीगिरी करते हुए नवल नारायण के जीवन में इस प्रकार से इनका जीवन एक बहुत बड़े दुष्कर्मी का बन गया, जो हर दूसरे दिन वेश्यावृत्ति के लिए जाता हो। अब जितनी नवल नारायण कमाई ना करें, उससे ज्यादा लड़कियों पे लुटा दें। इनके फूफा जी तो 4 दिन में एक बार जाया करते थे और इनकी तलब के लिए हर दिन गाड़ी रोकनी पड़े किसी न किसी ढाबे पर जहां ऐसे इंतजाम हो। तो कुल मिलाकर के इनके फूफा जी इनके कृत्यों से परेशान हो गए। एक दो बार इनके फूफा जी कुछ ऐसी ऐसी जगहों पर फंस गए जहां से लगा कि ये नवल नारायण के चलते अब पुलिस में धरा जाएंगे और ये भेद खुल जाएगा और जेल जाने की नौबत है। तो लगभग 1 साल तक नवल नारायण अपने फूफा जी के साथ 13 साल की उम्र में खलासीगिरी का काम करते रहे और खलासीगिरी के बहाने वेश्यावृत्ति का काम करते रहे। और वहां के बाद अंततः नवल नारायण जी का मुंह बंद करते हुए फूफा जी ने इनको खूब पैसा वैसा दे करके और बड़े अच्छे से समझा के कि तुम्हारी पढ़ने की उम्र है और ये काम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। शायद उनके अंदर की आत्मा जागृत हो गई थी कि एक 14 साल का बच्चा ये बर्बाद हो रहा है पूरी तरह से और हमें किसी न किसी दिन पुलिस के चक्कर में फंसाएगा, तो खुद को भी बचाना था। तो उन्होंने नवल नारायण को वापस दत्त बाबू के पास वापस गदाईपुर गांव में आकर के वो छोड़ गए और कहा कि नवल के पढ़ने का इंतजाम करिए। अब तो गांव में मामला शांत हो गया होगा। पनेरीन की बेटी मर गई थी, तब गांव में आग लगी हुई थी, तब नवल हमारे साथ गया था। 1 साल तक रहा, मेरी मदद भी की, खलासीगिरी भी की, लेकिन अब नवल को अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और नवल को अब आप वापस अपने पास रखिए। अब दत्त बाबू को तो भरोसा नहीं था नवल पर, तो दत्त बाबू ने नवल नारायण को मामू के यहां, अब मामू घर कहीं भी हो सकता है, मामू घर बिहटा मान लीजिए है, कहीं तो कहना पड़ेगा ना बिहार में, तो बिहार में एक जगह है बिहटा। तो नवल नारायण को बिहटा भेज दिया गया अपने ननिहाल। अब ननिहाल में रह के नवल नारायण 10वीं बोर्ड की तैयारी करने लगे। नवल नारायण की स्कूलिंग अच्छे से नहीं हुई, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। नवल नारायण क्लास पे क्लास जंप करते गए, लेकिन क्लास में कभी बैठ के पढ़ाई नहीं किए। पहले कंचा खेलते थे, बाद में लौंडियाबाजी करते रहे और उसके बाद खलासीगिरी का काम किया और इसी के साथ बीच में 10वीं का फॉर्म भर दिया। तो अपने ननिहाल में रहते हुए नवल नारायण ने किसी तरह से 10वीं पास किया और वहां भी नवल नारायण अपने ननिहाल में रहते हुए आस पड़ोस की कई लड़कियों के संपर्क में रहते थे। अब वहां इनके रहने से और इनके कारनामे से रोज रोज की किचकिच मचने लगी और इनके मामू को लगा कि अब हमारी इज्जत खतरे में है, ये नवला यहां रहा तो हमारे बच्चों को भी बिगाड़ देगा और हमारी इज्जत भी खतरे में है। हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शिकायत आए कि नवल नारायण ने आज उसे छेड़ दिया, कल उसे छेड़ दिया, क्योंकि नवल नारायण की ये फितरत में आ गई थी बात। तो अंततः ये हुआ कि मामू ने भी वापस भेज दिया, 1-1.5 साल तक रख के, और कहा कि नवल को गदाईपुर में ही रखिए
और दत्त बाबू नवल को किसी काम में लगा दीजिए, और सबसे बेहतर हो कि नवल का कहीं शादी करा दीजिए। जब शादी की जिम्मेदारी पड़ेगी तभी नवल सुधरेगा, नहीं तो दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। और मामू के घर में रहते हुए नवल नारायण शाम को 2 घंटे एक डॉक्टर की क्लिनिक पर बैठते थे, जिससे कुछ अर्थोपार्जन हो, क्योंकि मामू ने वो काम लगवाया था उनको। तो वहां के कंपाउंडर बन के नवल नारायण इंजेक्शन लगाना सीख गए थे, और नवल नारायण यह भी सीख गए थे कि सामान्य रोगों में कौन कौन सी दवाइयां चलती हैं। बुखार, सर्दी, जुकाम, पेट दर्द वगैरह वगैरह जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, उसकी दवाइयां उनको पता चल गई थी, और इंजेक्शन लगाना अच्छे से आ गया था, क्योंकि कंप्यूटरी का काम करते हुए, कंपाउंडर रहते हुए वहां के एक झोला छाप डॉक्टर के कंपाउंडर थे। तो उस दौरान नवल नारायण ने काफी कुछ सीख लिया था। अब नवल नारायण जब वापस लौटते हैं गदाईपुर, तो अपने पिता दत्त बाबू को भरोसा देते हैं कि कॉलेज में हमारा एडमिशन करा दीजिए, हम बीटा से ही जाकर के फॉर्म भरेंगे, परीक्षा देंगे, आगे अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करेंगे, और अभी गदाईपुर गांव में रह के हम डॉक्टरी का काम करेंगे जो हम बीटा में सीख के आए हैं। ये झोला छाप डॉक्टर के कंपाउंडर थे, कोई एमबीबीएस डॉक्टर के भी कंपाउंडर नहीं थे। लेकिन तब बिहार का दुर्भाग्य था कि गांव गांव में डॉक्टर हुआ नहीं करते थे, किसी किसी जगह पे वैद्य हुआ करते थे, और वो भी किसी खास गांव में होते थे, तो आसपास के 12-15 किलोमीटर के एरिया में कुछ भी नहीं होता था मेडिकल फैसिलिटी। तो उस वक्त जो ये झोला छाप डॉक्टर थे, इनकी भी बड़ी महत्ता थी, इनकी भी बड़ी अहमियत थी, और जो इनके कंपाउंडर हुआ करते थे वैसे ही 2-4-5 महीने इन झोला छाप डॉक्टरों के बीच शहर में रह के इनसे ज्ञान लेते थे, ज्ञान सीखते थे, और फिर अपने अपने गांव में जाकर के खुद ही अपने आप को गांव का झोला छाप डॉक्टर बना लिया करते थे, और गाहे बगाहे गांव के बीमार लोगों के काम आते थे जरूरत पड़ने पर, क्योंकि आधी रात को डॉक्टर उपलब्ध नहीं होगा, और अगर कोई इंजेक्शन किसी को लगाना है तो उसके लिए भी डॉक्टर तुरंत उपलब्ध नहीं है। तो ये सब काम ऐसे झोला छाप लोग किया करते थे। तो इस तरह से नवल नारायण ने भरोसा दिया कि मैं ये काम करूंगा गांव में रह के, और पिताजी आप मेरी तरफ से निश्चिंत हो जाइए। तो दत्त बाबू ने भी सोचा कि चलो 2 पैसा कमाएगा, क्योंकि दत्त बाबू भी अपनी जजमनिका पर ही निर्भर थे, और जब से नवल नारायण ने कुकर्म किया था और इनके पिताजी को भारी जुर्माना देना पड़ा था, तो पिताजी दत्त बाबू पर भी नाराज थे, और दत्त बाबू को अलग कर दिया था अपने आप से। कहा अपना परिवार खुद संभालो, अब मैं तुम्हारे परिवार का बोझ नहीं उठा सकता, और न ही तुम्हारे बेटे के कुकर्मों का बोझ मैं और उठाने के लायक हूं। तो दत्त बाबू जजमनिका करते थे, ब्राह्मण थे जाति से, तो पूजा पाठ करवाया करते थे, और उसी से अपनी जीविका चलाने की कोशिश करते थे। तो जब दत्त बाबू ने उन्हें आके भरोसा दिया कि मैं भी 2-4 पैसा कमाऊंगा, यहां रह के डॉक्टरी करूंगा, तो दत्त बाबू ने उनको स्वीकृति दे दी कि तुम गदाईपुर में ही रहो, लेकिन किसी भी तरह के पहले वाली आदतें अपनी छोड़ दोगे, किसी भी तरह की वैसी हरकतें पुनः दोबारा नहीं करोगे जिसके चलते तुम्हें मुझे यहां से भगाना पड़ा था, ताकि समाज में कोई और किरकिरी ना हो और गांव वाले हमारे पीछे ना पड़े, इसलिए ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे, अपनी डॉक्टरी करो, घर में रहो। और दत्त बाबू ने भरोसा दिया नवल नारायण को कि तुम्हारे फूफा ने भी कहा था और तुम्हारे मामू ने भी कहा है कि जल्दी से तुम्हारी शादी करा दी जाए। तो नवल नारायण बहुत ही मन में खुश हुए, लड्डू फूट पड़े, एक नहीं 2-2 लड्डू फूट पड़े उनके मुंह में। क्या रे, अब तो मेरी शादी भी होने वाली है, और गांव में रह के डॉक्टरी करूंगा तो उसमें मर्द औरत सभी को इलाज करने का अवसर मिलेगा, हर घर में जा करके जो भी बीमार होगा वहां घुस के देखने का अवसर मिलेगा। तो 2-2 प्रकार के लड्डू फूट पड़े, एक तरफ कि अब मेरा ब्याह होने वाला है, और दूसरी तरफ नवल नारायण को कि अब मुझे
एक डॉक्टर के रूप में इज्जत से सब लोग अपने घर में बुलाएंगे और इस प्रकार सबके घर घर में घुस के मुझे सभी घर की महिलाओं को देखने का अवसर मिलेगा। यहां पर अध्याय 3 समाप्त होता है अथ श्री नवल नारायण कथा का। और जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था, जो अच्छे लोग हैं, जो न्याय के समर्थक हैं, वो ऐसे नवल नारायण को, जो 14 साल की उम्र से ऐसे कुकर्मों में रत हैं, वो उनको लानतें भेजिए। आप कहिए लानत है, लानत है, लानत है, नवल नारायण तुझ जैसे पे लानत है। और जो लोग नवल नारायण जैसे लोग खुद ही हैं, वो नवल नारायण की जय, नवल नारायण की जय आप जितनी बार चाहें उतनी बार करिए। ये नवल नारायण की कथा का 3रा अध्याय समाप्त होता है। और जैसे ही 3रा अध्याय की कथा मैंने सुनाई, संजय भैया और जनार्दन चाचा नवल नारायण लानत है, लानत है, लानत है पुकार उठे। और मैंने कहा इस कथा को अभी फिर से विराम देते हुए अगर इजाजत दें तो जनार्दन चाचा और संजय भैया मैं पुनः बाथरूम कराऊं, लघु शंका लगी है। तो इस बार संजय भैया और जनार्दन चाचा ने कहा नहीं रंजन बाबू, पहले बाथरूम आप इंगेज नहीं करेंगे, हम बहुत देर से बैठे हैं, हमने 3 अध्याय की कथा सुन ली है, पहले हमको बहुत जोर से लगा है, पहले हमको निपट के आने दीजिए, उसके बाद आप जाइएगा, आप तो बीच में भी होके आए थे। तो हमने इजाजत दे दी कि जाइए जनार्दन चाचा और संजय भैया आप लोग आइए, फिर मैं जाता हूं। और जब जनार्दन चाचा और संजय भैया लघु शंका करके वापस लौट आएंगे और उसके बाद फिर मैं भी जाके लघु शंका करके लौट आऊंगा, तब मैं आपको नवल नारायण कथा के 4थे अध्याय की ओर ले जाऊंगा। क्योंकि जब हमारे सामने हमारे दर्शक संजय भैया और जनार्दन चाचा बैठ जाएंगे, तब मैं उनको इस कहानी का 4था भाग सुनाऊंगा। तो आप सभी व्यूअर्स भी समझदार हैं, तब तक के लिए आप भी जाइए, ब्रेक में आपको जो मन कर रहा है करके आइए। आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार, और उसमें चल रहा है बड़ा बाबू उपन्यास, उसमें चल रहा है अथ श्री नवल नारायण कथा। और लीगल वार्निंग ये है कि ये कहानी किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से संबंध नहीं रखती। डिस्क्रिप्शन में लीगल वार्निंग्स पूरे लिखे हुए हैं। ये एक लेखकीय कल्पना है, मनोरंजन के लिए लिखा जा रहा है, समाज को एक दिशा दिखाने के लिए लिखा जा रहा है कि समाज में ऐसे स्याह चरित्र आपके बीच भरे पड़े हैं। लेकिन मजा तो आपको तब आएगा जब आप ये कल्पना करेंगे कि सच में संजय भैया और जनार्दन चाचा बैठे हैं, जो बड़ा बाबू को जानते हैं, पहचानते हैं, और बड़ा बाबू भी कहीं ना कहीं जिंदा है और बड़ा बाबू इस कहानी को सुन रहा है। तो अथ श्री नवल नारायण कथा को अगर नवल नारायण खुद भी सुन रहे हो तो अच्छा मजा आएगा ना। तो आप कल्पना करिए, क्योंकि एक लेखक बता रहा है, लीगल वार्निंग है कि ये काल्पनिक है, किसी से मिलता जुलता नहीं है, लेकिन आपको आनंद सबसे ज्यादा तब आवेगा जब एक लेखक बता रहा है और आप ये कल्पना करेंगे ये सब कहानी जैसे लेखक बता रहा है वैसे ही कहीं घट रहा है, तो कितना आनंददायक है ना सुनना। तो मैं हूं रंजन कुमार, आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। चल रहा है अभी बड़ा बाबू उपन्यास। आज था बड़ा बाबू उपन्यास का पार्ट 3, और जब तक मैं इसके 4थे अध्याय की कथा को सुनाने के लिए नहीं लौटता हूं, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और स्वीकार कीजिए मेरा प्रेम भरा नमस्कार।